मिड टर्म एग्जामिनेशन अकाउंटेंसी क्वेश्चन पेपर पार्ट ए बी सी ऑलरेडी हम कवर किए थे प्रीवियस वीडियो में। सो आज हम प्रोसीड करेंगे पार्ट डी से। पार्ट डी कवर्स 36 मार्क्स। सो देर विल बी 6 क्वेश्चंस। आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व एनी 3 क्वेश्चन। 6 में से आपको सॉल्व करना है 3 क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन कैरीज 12 मार्क्स। यहां पे आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस starting 2 questions were from admission of a partner chapter, third one is taken from retirement of a partner, fourth and fifth questions are taken from dissolution of a partnership firm, and the last one, that is question number 6, is taken from issue and forfeiture of share capital. So one by one we will solve all the questions। हम solve करेंगे। start करेंगे admission of a partner जो question number 1 है। part D हमारा पहला question है। There are 2 partners here, A and S. They are sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So यहाँ पे 2 पार्टनर हैं A and S, रेशियो है 3:2। स्टूडेंट्स आपके क्वेश्चन पेपर में पार्टनर का नाम कुछ अलग यूज किया था, मैं यहाँ पे डिफरेंट नेम ले रहा हूँ। सेम क्वेश्चन बट आई हैव चेंज द नेम। So there are two partners here, A and S. They are sharing profits and losses in the ratio of 3:2, and their balance sheet is given as follows. This balance sheet is at the year end 31st March 2025. Liability side है creditors, bills payable, reserve fund, capitals of both the partners are given. Asset side cash, debtors less PDD, stock, furniture and buildings. So this is the information of balance sheet। एडजस्टमेंट में देखिए ऑन 1/4/2025 मतलब ईयर एंड के बाद जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल को, ऑन दैट डेट दे एडमिटेड अ न्यू पार्टनर। हु इज अ न्यू पार्टनर? न्यू पार्टनर है यहां पे मिस्टर पी। दे एडमिटेड मिस्टर पी इनटू द पार्टनरशिप फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। सो यहां पे इसका शेयर है 1/4। ओके, देन the terms are as follows। point number A देखो, he should bring rupees 50,000 as capital। who should bring? Mr. P, new partner। so new partner 50,000 business में लेके आ रहा है as capital, and along with capital he is also bringing goodwill। capital के साथ साथ न्यू पार्टनर गुडविल आल्सो लेके आ रहा है। सो यहाँ पे टोटल है 75,000, कैपिटल 50,000, गुडविल 25,000। सो द टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इनटू द पार्टनरशिप बिजनेस इज 75,000। यहाँ पे और एक एडजस्टमेंट है। व्हाट इज एडजस्टमेंट? गुडविल अमाउंट इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वी शुड गिव एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। सो ये जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है 25,000 गुडविल, न्यू पार्टनर का यानी कि सी का जो भी गुडविल है दैट इज विथड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स ए एंड एस। ठीक है, सो दिस इज द इंफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट नंबर ए। रिमेंबर इन पॉइंट नंबर ए देयर आर 3 एडजस्टमेंट्स। फर्स्ट वन इज कैपिटल एंड गुडविल द अमाउंट विच इज ब्रॉट इन। सेकेंड वन, न्यू पार्टनर का जो गुडविल है दैट वी शुड डिस्ट्रीब्यूट टू ओल्ड पार्टनर्स। मैं फिर से रिपीट करूंगा, कैपिटल एंड गुडविल मतलब टोटल गुडविल ब्रॉट इन, टोटल अमाउंट ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर, ये पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट 25,000 गुडविल टू बोथ द पार्टनर्स, ये सेकेंड एडजस्टमेंट हो गया। एंड थर्ड वन, द अमाउंट ब्रॉट इन टुवर्ड्स गुडविल बाय न्यू पार्टनर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स, टू बी विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर्स। सो ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉ कर रहा है। सो दिस इज द थर्ड एडजस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर बी देखिए, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। सो यहाँ पे जो बैलेंस शीट में फर्नीचर है इसको हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा बाय 10%। नेक्स्ट इन पॉइंट नंबर बी देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट, बिल्डिंग्स आर रीवैल्यूड एट 50,000 मतलब बिल्डिंग का भी एक एडजस्टमेंट है। सो फ्रॉम बैलेंस शीट असेट साइड फर्नीचर एंड बिल्डिंग्स का एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर सी, मेंटेन पीडीडी एट 10% ऑन डेटर्स। देखिए पीडीडी का भी एक एडजस्टमेंट है विच इज रिलेटेड टू डेटर्स। लास्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹4,000। एक्चुअली अगर आप ऑब्जर्व करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस बैलेंस शीट में है ही नहीं, बट वी नो दैट प्रीपेड इंश्योरेंस इज असेट। व्हाट इज प्रीपेड इंश्योरेंस?
The insurance which is paid in advance is called as prepaid insurance and it is asset. So हमें जब हम न्यू बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे वहां पे asset side लेना पड़ेगा. So using this balance sheet and adjustment information, we have to prepare revaluation account, partners capital account and new balance sheet. हमें 3 लेजेस प्रिपेयर करना है. एक है revaluation account, दूसरा partners capital account, तीसरा balance sheet एक statement प्रिपेयर करना है. Okay. These are the ledgers which I have already prepared. Revaluation account, partners capital account and new balance sheet. So अब हम ये डिस्कस करेंगे कौन सा ट्रांजैक्शन हमें कहाँ पे लेना है, कौन से अकाउंट में लेना पड़ेगा. ओके देखिए यूजुअली क्या हो जाएगा, जब ओल्ड पार्टनर्स है ऑलरेडी एंड दे वांट टू टेक न्यू पार्टनर, ओल्ड पार्टनर एक नए पार्टनर को अपने बिजनेस में लेना चाहते हैं, देन यूजुअली ओल्ड पार्टनर्स विल चेंज द वैल्यूज ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. ओल्ड पार्टनर्स क्या करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज का जो वैल्यू है उसको रीवैल्यू करता है, चेंज करता है. सो यहाँ पे जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज हो रहा है, लाइक एग्जांपल ये देखिए, फर्नीचर का अमाउंट डेप्रिसिएट करना है, चेंज हो जाएगा. बिल्डिंग का रीवैल्यू हुआ था, ये भी चेंज हो जाता है. पीडीडी का एडजस्टमेंट है, इसका भी अमाउंट चेंज हो जाएगा. एंड प्रीपेड इंश्योरेंस जो असेट नहीं था उसको भी लेना पड़ेगा, वो भी चेंज हो जाता है. सो इस तरह से जो भी असेट्स एंड लायबिलिटीज अगर चेंज हो रहा है तो वो सब हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा. कहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में लेना पड़ेगा. सो विच ट्रांजैक्शन वी हैव टू टेक हियर, रीवैल्यूड असेट्स एंड लायबिलिटीज. रीवैल्यूड मतलब ओनली द डिफरेंस अमाउंट, डिफरेंस बिटवीन ओल्ड अमाउंट एंड न्यू अमाउंट, ये हमें लेना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में. ठीक है. अब देखो, अगर रीवैल्यूएशन के वजह से कोई भी लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हमें लेना पड़ेगा डेबिट साइड. रीवैल्यूएशन की वजह से अगर असेट का वैल्यू डिक्रीज हो रहा है तो फिर भी हमें लेना पड़ेगा डेबिट साइड. सिमिलरली if any liability is decreasing or if any asset is increasing, we have to take it on credit side. ये फॉर्मेट आप याद रखो, ये इजी हो जाता है. मैं यहाँ पे फिर से एक बार बताता हूँ आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें क्या कौन सा ट्रांजैक्शन लेना पड़ेगा. देखिए, जब भी असेट्स एंड लायबिलिटीज चेंज हो जाता है, द डिफरेंस अमाउंट बिटवीन ओल्ड अमाउंट एंड न्यू अमाउंट, ओल्ड अमाउंट और न्यू अमाउंट का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे लेना पड़ेगा. ठीक है. और डेबिट साइड लेना है या फिर क्रेडिट साइड लेना है, मैं यहाँ पे एक शॉर्टकट दिया हूँ. लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, असेट डिक्रीज हुआ, देन डेबिट साइड. लायबिलिटी डिक्रीज हुआ या फिर असेट इंक्रीज हुआ तो हमें लेना पड़ेगा क्रेडिट साइड. ठीक है. ये हमारा पहला अकाउंट है. देन सेकेंड वन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. यहाँ पे आप याद रखिए CRP. क्या याद रखना है, CRP. व्हाट इज CRP? कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस. Usually in partners capital account we write the transactions which are related to partners. Partners capital account में क्या लिखेंगे हम, the transactions which are related to what, partners. वो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे. लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे यूजुअली कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस, दीज आर द मेन 3 ट्रांजेक्शंस विच आर रिलेटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. इसका मतलब अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से कैपिटल, रिजर्व या फिर प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दिया तो फिर वो हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. ठीक है. सो दिस इज अवर सेकेंड अकाउंट. नेक्स्ट वन, वी हैव टू प्रिपेयर अ न्यू बैलेंस शीट हियर. न्यू बैलेंस शीट का क्या करना है, जो भी ट्रांजैक्शन से ओल्ड बैलेंस शीट में लाइक लायबिलिटीज एंड असेट्स, ये सब हमें लेना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट में. ओल्ड बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज एंड असेट्स है उसको एज इट इज हमें लेना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड असेट्स. लेकिन अगर आपको CRP दिखाई दिया ओल्ड बैलेंस शीट में, उसको आप ट्रांसफर कीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो CRP के अलावा, दैट इज कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा कोई भी ट्रांजेक्शन है, कोई भी असेट एंड लायबिलिटीज है, उसको लेना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट में. लेकिन कौन सा अमाउंट, रीवैल्यूड अमाउंट, मतलब न्यू अमाउंट्स वी हैव टू राइट. ओके. चेंज होने के बाद जो नया अमाउंट आ जाता है, ऐड लेस करने के बाद वो अमाउंट लेना पड़ेगा. क्लियर. सो चलिए हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन.
Okay, we will start from liability side. First one, creditors. Creditors amount is 25,000, bills payable 15,000. याद रखो, मैं 3 ट्रांजैक्शन आपको बोला था. CRP, अगर CRP अगर आपको दिखाई दिया बैलेंस शीट में, इसको लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. CRP दिखाई दिया तो फिर हमें कहां पे लेना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अपार्ट फ्रॉम CRP, ऑल द ट्रांजैक्शन यू एंटर इन न्यू बैलेंस शीट. So the first one is creditor. Creditor amount is 25,000. एक बार हम कंफर्म करेंगे क्रेडिटर्स का एडजस्टमेंट है या फिर नहीं है. जैसे हम डिस्कस किए थे प्रीवियसली, फर्नीचर, बिल्डिंग एंड पीडीडी का एडजस्टमेंट है, लेकिन लायबिलिटी साइड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया था. सो अब हम क्या करेंगे? क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल डायरेक्टली वी विल टेक इनटू द बैलेंस शीट. ओके, क्रेडिटर्स and bills payable we will directly take it to balance sheet. Next, after that the next one is reserve fund. reserve fund हमारे लिस्ट में है. अगर हमारे लिस्ट में है तो फिर हमें लेना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. सो वी शुड राइट इट इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. क्रेडिट साइड amount is 10,000. This 10,000 is a reserve fund which belongs to both the partners. ओल्ड पार्टनर्स को रिलेटेड है. सो अब हमें क्या करना है? इसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को. सो आई विल राइट अ वर्किंग नोट हियर. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व फंड. This amount 10,000 we should distribute to both the partners. Partners are A and S. For your understanding purpose, I'll write here partners are A and S. The ratio is 3:2. Okay, 3 plus 2 is 5. So what is the meaning of that? Among 5, the share of A is 3. Among 5, the share of S is 2. So we can say A's share is 3/5 and S share is 2/5. सो इसी शेयर में हमें क्या करना है? ये जो रिजर्व फंड है 10,000, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो ए को अमाउंट मिलेगा 6,000, एस को अमाउंट मिलेगा 4,000. ठीक है. सो वर्किंग नोट का अमाउंट हम ले लेंगे यहां पे 6,000 फॉर ए, 4,000 फॉर एस. ये हो गया रिजर्व फंड. नेक्स्ट वन इज कैपिटल्स. Capitals of A and S are given. Again, capital is there in the list, so we should take it to partners capital account. लेकिन याद रखो, जब आप कैपिटल अमाउंट लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में फर्स्ट लाइन में लिखो ऑलवेज, बिकॉज इट इज ओपनिंग कैपिटल. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो आप कैपिटल लिखोगे वो हो जाता है ओपनिंग कैपिटल. दैट इज वाई वी शुड राइट इट फर्स्ट ऑलवेज. ए का कैपिटल है 60,000 और बी का है 40,000. ठीक है. सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड लायबिलिटी साइड. नाउ असेट साइड. असेट साइड द फर्स्ट वन इज कैश इन हैंड. अमाउंट इज 32,000. सो कैश इन हैंड अमाउंट इज 32,000. देखिए, मैं इसको इनर कॉलम लिखूंगा क्योंकि इसका एडजस्टमेंट है. सो अब क्वेश्चन आता है, सर यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं दिया. एक्चुअली एडजस्टमेंट है फर्नीचर, बिल्डिंग एंड पीडीडी के लिए. कैश का तो एडजस्टमेंट ही नहीं दिया. लेकिन याद रखिए, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एडजस्टमेंट आ जाएगा. किसका? कैश इन हैंड का एडजस्टमेंट कंपलसरी आ जाता है. क्यों? क्योंकि न्यू पार्टनर इज ब्रिंगिंग द कैश इनटू द बिजनेस. लेकिन एक पॉइंट आप याद रखो, कैश इन हैंड हम डायरेक्टली बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं. कैश इन हैंड डायरेक्टली हम बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं. यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करना है इनर कॉलम में हम कर सकते हैं. दिस इज द फर्स्ट ऑप्शन. अदरवाइज वी कैन प्रिपेयर कैश अकाउंट सेपरेटली. सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आपको दोनों मेथड सिखाऊंगा. ठीक है. अगर हम कैश बैलेंस शीट में ले लेंगे, किस तरह से एडजस्टमेंट किया जाता है. अगर हम वर्किंग नोट पे प्रिपेयर करेंगे तो लेजर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है, दोनों सिखाता हूँ. देखो, अगर आप बैलेंस शीट में लेना चाहोगे तो फिर अमाउंट आप इनर कॉलम में लिखो. इफ यू वांट टू प्रिपेयर लेजर अकाउंट सेपरेटली,
यहाँ पे हमें एक कैश अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 2 है। आई विल राइट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट इज 32,000। अगर आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करना चाहोगे देन टेक इट टू कैश अकाउंट डेबिट साइड एज टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अगर आप वर्किंग नोट प्रिपेयर नहीं करना चाहते हैं देन बैलेंस शीट असेट साइड इनर कॉलम ले लीजिए। द नेक्स्ट वन, डेटर्स, अमाउंट इज 30,000 लेस पीडीडी। वी नो दैट देर इज वन एडजस्टमेंट फॉर पीडीडी। सो मैं क्या करता हूं, यहां पे सिर्फ डेटर्स का अमाउंट लिखूंगा। आई विल राइट द अमाउंट ऑफ डेटर्स, ओके, लेस पीडीडी, एंड आई विल नॉट राइट द अमाउंट ऑफ पीडीडी। पीडीडी का अमाउंट मैं पेंडिंग रखूंगा। क्यों? क्योंकि इसका एक एडजस्टमेंट है। एंड मेक श्योर दैट वी आर लिविंग सफिशिएंट स्पेस फॉर एडजस्टमेंट ऑफ कैश। ठीक है, जब आप कैश डायरेक्टली बैलेंस शीट में एंट्री करोगे देन लीव सफिशिएंट स्पेस फॉर इट्स एडजस्टमेंट। नेक्स्ट वन, स्टॉक। स्टॉक का यहां पे कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है। ओके, स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं दिया। सो आई विल राइट स्टॉक अमाउंट डायरेक्टली आउटर कॉलम। अगर एडजस्टमेंट है तो आप अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट नहीं दिया तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम लिख सकते हैं। फर्नीचर, अमाउंट इज 30,000 एंड देर इज वन एडजस्टमेंट फॉर दिस। सो आई विल राइट फर्नीचर अमाउंट इनर कॉलम। फर्नीचर का एडजस्टमेंट था इसलिए हम अमाउंट इनर कॉलम लिखे हैं। लास्ट वन, बिल्डिंग्स, 40,000, देर इज वन एडजस्टमेंट। सो अमाउंट अगेन आई विल राइट इनर कॉलम। I will leave 2-3 lines for adjustment of furniture. Then buildings, inner column I'll write 40,000. ठीक है, so we have completed asset side, यानी कि बैलेंस शीट का जो भी ट्रांजेक्शन हुए वो हो गया खत्म। अब हम आएंगे एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में पॉइंट नंबर ए इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है। ओके, यहाँ पे 3 एडजस्टमेंट है। पहला, the cash which is brought in by new partner, second one goodwill distribution, and third one goodwill withdrawn। ये 3 एडजस्टमेंट है। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल प्रोसीड। व्हाट इज दैट कैश? देखो, ए एंड एस ने एक नए पार्टनर को यहां पे ले रहा है। नया पार्टनर है यहां पे पी। पी इज ब्रिंगिंग, यहां पे लिखा था ऑलरेडी, कैपिटल एंड गुडविल। Total he is bringing 75,000 rupees into the cash. Okay, he is bringing what? 75,000 rupees in cash. देखो इसका कैसे करना है। अगर आप बैलेंस शीट में एंट्री करोगे, राइट हियर एंड सीज कैपिटल अकाउंट। ओके, सीज कैपिटल अकाउंट, टोटल था 75,000, ऐड करो, यहां पे हो जाएगा 1,07,000। अगर आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली एंट्री करोगे तो। अगर आप कैश अकाउंट में लिखना चाहोगे तो इस तरह से टू डेबिट साइड लिखना पड़ेगा, टू सी कैपिटल अकाउंट, टोटल अमाउंट 75,000, गुडविल एज वेल एज कैपिटल, टोटल अमाउंट आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट ए हो गया कैश का। सेकेंड वन, गुडविल। गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। देखिए, जब नया पार्टनर गुडविल लेके आता है बिजनेस में, वो गुडविल अमाउंट हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा दोनों पार्टनर्स को। ओके, दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। जैसे यहाँ पे रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट किए थे उसी तरह से अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का पहले एक वर्किंग नोट करेंगे। गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन का एक वर्किंग नोट करेंगे as per accounting standard 26. Accounting standard 26 is related to intangible assets. So we know that goodwill is intangible asset. So goodwill का जो भी ट्रीटमेंट है वो दिया है accounting standard 26 में। ठीक है, goodwill brought in by, goodwill brought in by Mr. P, new partner, is rupees 25,000. This 25,000 we should distribute to A and B in this ratio.
So 25,000, A's share is 3 divided by 5, so he will get 15,000. 25,000, B's share is 2 by 5, he will get 10,000. एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लिए थे 3/5 एंड 2/5, दैट इज ओल्ड रेशियो. गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लिए थे ओल्ड रेशियो 3:2. आप एक पॉइंट याद रखो, इवन दो फॉर गुडविल, इवन दो वी आर टेकिंग ओल्ड रेशियो, गुडविल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइस रेशियो. मैं फिर से रिपीट करूंगा, रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो रेशियो लिए थे वो है ओल्ड रेशियो, लेकिन गुडविल जब हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये हो जाता है सैक्रिफाइस रेशियो. अब क्वेश्चन आता है, सर दिया है 3:2, हाउ टू अंडरस्टैंड वेदर इट इज ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइस रेशियो. देखिए, जब भी आप गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन करोगे तो फिर आपको सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा. लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, इन द अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, यहाँ पे सिर्फ दिया है न्यू पार्टनर्स शेयर इज 1/4, सो यहाँ पे न्यू रेशियो नहीं दिया, इसलिए सो हम ओल्ड रेशियो के ही ओल्ड रेशियो का हम सैक्रिफाइस रेशियो मान के अज्यूम करके हम गुडविल को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, गुडविल हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो में, बाकी जो भी है प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो सब हमें ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा. इन द अब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन, ओल्ड रेशियो इज टेकन एज सैक्रिफाइस रेशियो. हाँ, अगर आप 1/4 लेके कैलकुलेट भी करोगे, अगेन ओल्ड रेशियो कितना आएगा, 3. ओल्ड रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो सेम आएगा 3:2. अगर आप 1/4 बेस लेके सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट करोगे, अगेन सैक्रिफाइस रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो, इसलिए हम ओल्ड रेशियो को सैक्रिफाइस रेशियो अजम्पशन किए थे. नेक्स्ट, ये हो गया गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन. सो हम इसको अकाउंट में ले लेंगे. देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, एक्चुअली ए एंड बी आर टेकिंग द गुडविल. इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यू पार्टनर लेके आया था 25,000, ए 25,000 ए एंड बी दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट किए थे. क्लियर. सो अब ए एंड बी को मिल रहा है, कहां से मिल रहा है, सी से मिल रहा है, तो इसका एक कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. हियर आई विल राइट बाय सी कैपिटल अकाउंट. क्या लिखूंगा, सी कैपिटल अकाउंट इन द कॉलम ऑफ ए एंड बी, बिकॉज ए एंड बी आर रिसीविंग और एंड वॉट एवर दे आर रिसीविंग वी शुड राइट इट ऑन क्रेडिट साइड. देन डेबिट साइड देखिए, टू ए कैपिटल अकाउंट, इसका कॉन्ट्रा इफेक्ट, and to S capital account in the column of P. 5 we have written here C because A and S are receiving from C. लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, P is giving to A and S, so P का अमाउंट डिक्रीज हो जाएगा, इसलिए हमें डेबिट साइड लिखना पड़ेगा. सो ये हो गया कंप्लीशन ऑफ गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन. थर्ड वन, गुडविल विड्रॉन. पॉइंट नंबर ए में थर्ड एडजस्टमेंट है गुडविल विड्रॉन. जब भी गुडविल विड्रॉन आ जाएगा क्वेश्चन में, हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड टू कैश और बैंक अकाउंट. इस क्वेश्चन में कैश दिया था इसलिए हम कैश ले लेंगे और ब्रैकेट में रीजन लिखो, गुडविल विड्रॉन. अंडरस्टूड. कितना विड्रॉन, वाट एवर दे डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि 15,000 एंड 10,000 सेम अमाउंट इज विड्रॉन. क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कितना विड्रॉ है, सो हम सेम अमाउंट यहाँ पे ले लेंगे. समझ में आ गया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट. गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हो गया पॉइंट, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ. देखो, गुडविल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया था यहाँ पे, गुडविल विड्रॉन है यहाँ पे. Okay, now since we have written to cash, this goodwill withdrawn will affect to cash account. तो अब हमें क्या करना है, अगर आप बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट करना चाहोगे, यहां पे कीजिए लेस गुडविल विड्रॉन
अमाउंट है 25,000. सो आउटर कॉलम बैलेंस बचेगा 82,000. 1,07,000 हमारे पास कैश था, उसमें से 25,000 ओल्ड पार्टनर से विड्रॉ किया, सो अब बचा बैलेंस 82,000. अगर आप यहां पे लिखना चाहोगे इन कैश अकाउंट बाय ए कैपिटल अकाउंट 25,000 बाय एस कैपिटल अकाउंट 10,000. इसको क्लोज करके देखेंगे अमाउंट कितना बचेगा. अब देखिए 32 प्लस 75 टोटल है 1,07,000. डेबिट साइड इज मोर. फ्रॉम 1,07,000 इफ यू माइनस 25 एंड 10,000, सॉरी ये 25 नहीं था, इट इज नॉट 25, इट इज 15,000. ओके, सो 1,07,000 में से अगर आप ये दोनों माइनस करोगे बैलेंस बचेगा 82,000 बाय बैलेंस कैरी डाउन. देखो अगर आप लेजर प्रिपेयर करोगे आपका आंसर गए 82,000. अगर बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट करोगे फिर भी आपका आंसर सेम रहता है. ठीक है, अगर आप एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट में वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे, कैश इन हैंड डायरेक्टली आप आउटर कॉलम में 82,000 ले सकते हैं. सो बोथ द ऑप्शंस आर ओके. या तो आप बैलेंस शीट में लिखो या तो वर्किंग नोट में लिख सकते हैं. So with this we have completed very important adjustment, that is adjustment point number 1. Next point number 2, depreciate furniture by 10%. So अब हमें क्या करना है, फर्नीचर को डेप्रिसिएट करना है. डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. सो ये जो फर्नीचर है इसमें हमें रिड्यूस करना है. सो लेस डेप्रिसिएट एट 10%. 30,000 इंटू 10% अमाउंट इज 3,000. इसको माइनस कीजिए 27,000. ओके, 30,000 इंटू 10%, डेप्रिसिएशन अमाउंट मिला 3,000. 30,000 में से 3,000 माइनस करो 27,000 हो गया. नाउ फर्नीचर ओल्ड अमाउंट इज 30,000, न्यू अमाउंट इज 27,000. फर्नीचर का पहले अमाउंट कितना था 30,000, डेप्रिसिएशन के बाद उसका अमाउंट हो गया 27,000. अगर आप ऑब्जर्व करोगे फर्नीचर वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. व्हाट इज फर्नीचर? फर्नीचर इज असेट. अगर असेट डिक्रीज हुआ वी नो दैट वी शुड टेक इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट. सो डेबिट साइड हम लिखेंगे टू फर्नीचर ओनली द डिफरेंस अमाउंट 3,000. 30 एंड 27 का जो भी डिफरेंस है वो लेना पड़ेगा. मैं फिर से बताता हूं, रीवैल्यूएशन अकाउंट में हमें लेना पड़ेगा चेंज वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज. जब भी असेट एंड लायबिलिटीज का अगर वैल्यू चेंज हुआ ओके, वो डिफरेंस अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा. और इसको कहाँ पे लिखना है, डेबिट साइड लिखना है या फिर क्रेडिट साइड लिखना है, इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट दिया था. एज पर द डिस्कशन द फर्नीचर अमाउंट इज डिक्रीजिंग, यानी कि असेट वैल्यू डिक्रीज हो रहा है. अगर असेट वैल्यू डिक्रीज हुआ हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड. नेक्स्ट देयर इज वन मोर एडजस्टमेंट हियर. बिल्डिंग्स आर रीवैल्यूड एट 50,000. सो बिल्डिंग का जो अमाउंट है वो हो गया 50,000. पहले कितना था 40,000 था, अब इसको रीवैल्यू किया 50,000. इट मीन देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ व्हाट 10,000. जब भी असेट इंक्रीमेंट हो जाता है तो हम इसको कहते हैं अप्रिसिएशन. इसको क्या कहते हैं, अप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन इन द सेंस रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. अप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट. सो अब देखिए पहले बिल्डिंग का अमाउंट था 40,000 बट नाउ इट इज व्हाट 50,000. So the building value is increasing. We know that building is asset. If asset increases, we should write it on credit side. By building, increased amount is 10,000. So we have to write here 10,000. Okay, I hope it is clear. Next, point number B. मेंटेन पीडीडी एट 10% ऑन डेटर्स. सो हमें डेटर्स के ऊपर पीडीडी चार्ज करना है 10%. सो ये देखिए मैं सिर्फ पीडीडी लिखा था, अमाउंट नहीं लिखा था क्योंकि इसका एक एडजस्टमेंट था. पीडीडी वी विल चार्ज एट 10% ऑन डेटर्स अमाउंट. सो ये हो जाएगा 3,000. 30,000 इंटू 10% इज 3,000. माइनस कीजिए अमाउंट आ जाएगा 27,000. ठीक है, हाँ. जब आप पीडीडी लिखोगे बी केयरफुल क्योंकि
फर्नीचर एंड बिल्डिंग हम डायरेक्टली अमाउंट कंपेयर किए थे, लाइक फर्नीचर इज डिक्रीजिंग, बिल्डिंग इज इंक्रीजिंग, डायरेक्टली हम इंक्रीज और डिक्रीज अमाउंट रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिए थे। लेकिन डेटर्स का ऐसा नहीं करना है, बिकॉज डेटर्स का जब आप करोगे ऑलरेडी यहाँ पे एक अमाउंट था पीडीडी का, ऑलरेडी क्या था अमाउंट पीडीडी का अवेलेबल था। तो इसके लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ, आपको कंपेयर करना है पीडीडी, डेटर्स कंपेयर मत करो, दोनों चलेगा, डेटर्स भी कंपेयर कर सकते हैं और पीडीडी भी कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन पीडीडी इज वेरी इजी टू कंपेयर द थिंग्स एंड टेक इनटू रीवैल्यूएशन अकाउंट। देखो पीडीडी क्वेश्चन में कितना था वो देखिए, और पीडीडी आंसर में कितना है ये देखिए। पीडीडी क्वेश्चन में था 2000, आंसर में है 3000। ओके, पीडीडी क्वेश्चन में कितना था 2000, आंसर में कितना है 3000। अगर आप ऑब्जर्व करोगे पीडीडी इज व्हाट इंक्रीजिंग, अगर पीडीडी इंक्रीज हुआ तो फिर इसको हमें लेना पड़ेगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड। पीडीडी 3000 माइनस 2000 आ गया 1000। मैं फिर से बताता हूं, पीडीडी क्वेश्चन में था यहाँ पे, सॉरी पीडीडी यहाँ पे क्वेश्चन में था 2000, लेकिन जब हम आंसर में लिखे थे बैलेंस शीट में ये था 3000। सो पीडीडी 2000 से 3000 तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर पीडीडी इंक्रीज हुआ तो इसको लिखना है डेबिट साइड। अब क्वेश्चन आता है सर पीडीडी डेबिट साइड क्यों लिखेंगे, बिकॉज पीडीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, पीडीडी का मतलब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, इट इज अ लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। दिस इज द फर्स्ट वे, लायबिलिटी साइड आप कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा देखिए, अगर आप असेट कंपेयर करोगे, डेटर्स का पहले आउटर कॉलम में अमाउंट था कितना 28,000। कैसे, डेटर्स 30,000 लेस पीडीडी 2000, आउटर कॉलम द अमाउंट इज 28,000। ओके, अब हमारे आंसर में देखिए कितना है अमाउंट 27,000, मतलब डेटर्स बैलेंस शीट में आउटर कॉलम था 28,000, अब डेटर्स आउटर कॉलम में 27,000। सो पहले 28 था, अब 27, सो द डेटर्स अमाउंट इज डिक्रीजिंग। वी नो दैट डेटर इज असेट। अगर असेट डिक्रीज हुआ, यहाँ पे अगर असेट डिक्रीज हुआ तो हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड। दोनों साइड आप कंपेयर कर सकते हैं, या तो डेटर्स आउटर कॉलम अमाउंट कंपेयर करो, या तो पीडीडी अमाउंट कंपेयर करो। पीडीडी अमाउंट अगर आप कंपेयर करोगे, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन टेक इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वन, प्रीपेड इंश्योरेंस। वी नो दैट प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे बैलेंस शीट में नहीं था, सो इट इज अ न्यू असेट। आई विल राइट इट ऑन डेबिट साइड, asset side, prepaid insurance, what is the amount है 4,000। देखो पहले प्रीपेड इंश्योरेंस ओल्ड बैलेंस शीट में नहीं था, तो हम सिर्फ यहाँ पे न्यू बैलेंस शीट में लिख रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस प्रीपेड इंश्योरेंस, इफ न्यू असेट इज कमिंग इनटू द बैलेंस शीट, असेट वैल्यू इज इंक्रीजिंग। अगर प्रीपेड इंश्योरेंस हम पहली बार लिखेंगे एक न्यू ट्रांजैक्शन है बैलेंस शीट में, so because of this the asset value will increase. If asset value increasing, we should take it to credit side by prepaid insurance amount is 4,000. Okay students, with this we have entered all the transactions. Okay, देखिए क्या करना है आपको, सीआरपी कैपिटल रिजर्व प्रॉफिट एंड लॉस दिखाई दिया तो फिर आप लोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बैलेंस शीट में सीआरपी के अलावा जो भी लायबिलिटीज है लायबिलिटी साइड लिखो, असेट से असेट साइड लिखो। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है तो अमाउंट इनर कॉलम में लिखो, एडजस्टमेंट नहीं तो डायरेक्टली आप आउटर कॉलम ले सकते हैं। देन रीवैल्यूएशन अकाउंट, लायबिलिटीज एंड असेट्स जहाँ पे भी चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द सिंबल यू टेक इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, ठीक है। नाउ वी हैव टू क्लोज द लेजर्स। अब हमें क्या करना है, लेजर्स को क्लोज करना है। द फर्स्ट वन इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। द फर्स्ट अकाउंट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो चलिए अगर आप ऑब्जर्व करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट साइड इज मोर। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो अमाउंट है वो क्रेडिट साइड ज़्यादा है।
सो क्रेडिट साइड में से जो भी अमाउंट है सब माइनस करो, द अमाउंट रिमेनिंग इज 10,000. 14,000 माइनस 3,000 माइनस 1,000 बचा 10,000. अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में बैलेंस बचेगा डेबिट साइड, इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट. इसको हम क्या कहते हैं? प्रॉफिट. अगर वही बैलेंस क्रेडिट साइड बचेगा, वी कॉल इट एज लॉस. वॉट एवर इट में भी, प्रॉफिट हो जाए फिर लॉस हो जाए, हमें ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ओल्ड रेशियो. सो ये जो 10,000 है हम ट्रांसफर करेंगे ओल्ड पार्टनर्स को, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड डिस्ट्रीब्यूट टू ए एंड बी. इन विच रेशियो? ओल्ड रेशियो. सो डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हो जाता है 6,000 एंड 4,000. 10,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, 10,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5. रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया क्लोज. नेक्स्ट, यहां पे जो भी प्रॉफिट है इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड वी हैव रिटर्न टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड हम लिखे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो यहां पे जो भी प्रॉफिट है इसको ट्रांसफर करो आप क्रेडिट साइड. क्रेडिट साइड हम लिखेंगे बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट. ए एंड एस का अमाउंट जो प्रॉफिट था वो लिखेंगे. ओके, नाउ वी विल क्लोज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. टोटल करेंगे. अब ऑब्जर्व करो, डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस ज़्यादा नहीं, सो अमाउंट बहुत कम है, लेकिन क्रेडिट साइड अमाउंट ज़्यादा है. सो पहले हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे. ठीक है. सो द टोटल ऑफ ए इज 87,000. ओके, एंड द टोटल ऑफ एस 58,000. ओके, हम पी का अमाउंट ही नहीं लिखे थे ना. यस, या पी का अमाउंट नहीं लिखे थे. सॉरी, आई फॉरगॉट टू टेल यू. मिस्टर सी शुड ब्रिंग 50,000 एंड 25,000, टोटल 75,000. हम क्या कहते हैं? डायरेक्टली वी हैव टेकन इन कैश अकाउंट. यहाँ पे नहीं लिखे थे. सो यहाँ पे लिखता हूँ बाय कैश अकाउंट अमाउंट है 75,000. ओके, सो सी का अमाउंट हो गया टोटल 75,000. डन. नाउ टेक द totals on the debit side. ओके, 87,000, 58,000, 75,000, इसमें से जो भी अमाउंट है डेबिट साइड उसको माइनस करो. सो ए का बैलेंस बचेगा 72,000. कैसे? 87,000 माइनस 15,000. बी का अमाउंट बचेगा 48,000, 58 माइनस 10, एंड सी का अमाउंट बचेगा 50,000. और यहाँ पे जो बचा हुआ बैलेंस अमाउंट है इसके लिए हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन. व्हाट इज दैट? टू बैलेंस कैरी डाउन. सो ये जो बैलेंस कैरी डाउन है ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल. देखो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम स्टार्ट किए थे ब्रॉड डाउन से, यानी कि ओपनिंग कैपिटल से. क्लोज हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल से. नाउ लास्ट स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग दिस रिवैल्यूएशन अकाउंट, लास्ट स्टेप इज यहाँ पे जो भी क्लोजिंग कैपिटल्स है इसको हमें लेना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट में. पार्टनर्स ए एस पी. बैलेंस कैरी डाउन अमाउंट लेना पड़ेगा. ए का अमाउंट है 72, बी इज 48,000, सो बी नहीं, एस इज 48,000 एंड पी इज 50,000. The total is 1,70,000. ठीक है. सो बैलेंस शीट हम चेक करेंगे. इट मस्ट टैली लायबिलिटी साइड और असेट साइड दोनों साइड सेम आना चाहिए. सो द लायबिलिटी साइड टोटल इज 2,10,000. असेट साइड का एक बार कंफर्म करेंगे हम. यस, असेट साइड का अमाउंट भी है 2,10,000. बैलेंस शीट हो गया टैली. ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करना पड़ेगा. सो जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस था, जहाँ पे भी नेसेसरी है, मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ. क्वेश्चन नंबर 27 हो गया कंप्लीट. नाउ मूव ऑन टू सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28. Even this question is from admission of a partner.
सो यहाँ पे हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ओके, बिकॉज ऑलरेडी वी नो हाउ टू ट्रेक द ट्रांजेक्शन्स. एक बार हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, देन डायरेक्टली वी स्टार्ट द सॉल्यूशन. M and G are partners sharing profits and losses in the ratio of 3:2. So partners are M and G, their ratio is 2:1. Their balance sheet at the year end, that is 31st March 2025, is as follows. Liability side, creditors, general reserve, profit and loss, capitals. We know that from that CRP we should take it to partners capital account. Asset side, cash at bank, stock, debtors, furniture, building and machinery. Adjustment on 1/4/2025, H is admitted into the partnership firm on the following terms. So who is the new partner? New partner is H. H is the new partner. Okay. H should bring rupees 40,000 as capital. So यहाँ पे H जो लेके आ रहा है 40,000 as capital for 1/4 share. Point number B is very important. गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000. ये पॉइंट पूरा सॉल्यूशन चेंज करता है. देखो प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता है, इन क्वेश्चन नंबर 27 न्यू पार्टनर ब्रॉट इन कैपिटल एज वेल एज गुडविल, ओके, लेकिन यहां पे न्यू पार्टनर लेके आ रहा है ओनली कैपिटल, गुडविल इज वैल्यूड. गुडविल इज वैल्यूड ऑफ द फर्म, मतलब यहां पे जो 60,000 है, ये जो गुडविल है 60,000, दिस बिलोंग्स टू ऑल द पार्टनर्स. ये जो 60,000 है ना, सब पार्टनर का है. फ्रॉम दैट वी हैव टू चेक व्हाट इज द शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. सो न्यू पार्टनर का जो शेयर है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ओल्ड पार्टनर्स को. ठीक है, सो वेरी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आएगा, इसको मैं वर्किंग नोट में फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ. देन पॉइंट नंबर सी, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%, अप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 30%. फर्नीचर एंड बिल्डिंग का एडजस्टमेंट है. पॉइंट नंबर ई, मेंटेन PDD at 10% ऑन डेटर्स. सो पूरे बैलेंस शीट में सिर्फ 3 एडजस्टमेंट हैं, डेटर्स, फर्नीचर एंड बिल्डिंग. प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड न्यू बैलेंस शीट. देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कौन सा ट्रांजेक्शन कहां पे लेना है. सो क्वेश्चन नंबर 28 में हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांजेक्शंस एंट्री करेंगे. ledgers are ready. Okay, so start करो solution. First one, creditors. 1 second. Okay, 1 second. देखिए CRP आ गए तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, CRP के अलावा जो भी ट्रांजेक्शन है उसको लेना पड़ेगा बैलेंस शीट में. फर्स्ट वन, क्रेडिटर्स 23,500 बैलेंस शीट में लिखेंगे. क्रेडिटर्स आउटर कॉलम 23,500 बिकॉज इसका एडजस्टमेंट नहीं है. एडजस्टमेंट होता तो फिर हम इसको लिखते हैं इनर कॉलम. पॉइंट नंबर बी, जनरल रिजर्व अमाउंट इज 25,000. जनरल रिजर्व का अमाउंट है 25,000. वी नो दैट पार्टनर्स आर M and G, रेशियो इज 2:1, 2 + 1 is 3. सो M का शेयर हो जाता है 2/3, G का शेयर हो जाता है 1/3. We have to prepare a working note here. Working note number 1, distribution of general reserve. Distribution of general reserve. फर्स्ट पार्टनर है M. What is the amount of general reserve? ये है 15,000. देखो रिजर्व हमारे लिस्ट में है तो हमें इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमें इसको लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन इन ओल्ड रेशियो. 15,000 into 2/3 is 10,000. 15,000 into 1/3 is 5,000. So 10,000 and 5,000 हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. नेक्स्ट आफ्टर दैट प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस भी हमारे लिस्ट में है. सो अमाउंट इज 12,000. प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें लिखना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, बट आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग इन ओल्ड रेशियो. सो द सेकेंड वर्किंग नोट is for profit and loss.
प्रॉफिट एंड लॉस अमाउंट इज 12,000. 12,000 into 2 by 3 is 8,000. For G, it is 1 by 3, so इसको मिलेगा 4,000. So partners capital account credit side by profit and loss 8,000 and 4,000 for M and G. Next, capitals. Capital भी हमारे लिस्ट में है. 75,000 and 50,000 is given. As we know that capital we should write always first by balance brought down. 75,000 for M, 50,000 for G. So we have completed liability side all the transactions. Next, cash at bank 10,000. As I told you in previous question, या तो आप बैलेंस शीट में लिखो. अगर बैलेंस शीट में लिखोगे इनर कॉलम में लिखो. अगर आप वर्किंग नोट में प्रिपेयर करना चाहोगे सेपरेट अकाउंट, तो हमें लिखना पड़ेगा डेबिट साइड. बैंक अकाउंट डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन अमाउंट है 10,000. नेक्स्ट, stock. There is no adjustment stock. Adjustment is only for debtors, furniture and building. So stock 30,500 directly we will take it to balance sheet. I will leave sufficient space for bank adjustment. 30,500 outer column लिखेंगे stock. Debtors 50,000 adjustment है. So debtors 50,000 I will write inner column because इसका एक adjustment है. Stock 25,000 stock नहीं sorry furniture है 25,000. Again there is adjustment. I will write the amount inner column. Building 40,000 adjustment है. And the last one is machinery. Machinery is 20,000 and there is no adjustment. So directly we can take into outer column. Okay, we have completed transactions of balance sheet. Now point number A. Point number A is saying that H new partner H should bring 40,000 as capital. इसको हम पहले लिखेंगे क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन में डायरेक्टली हम बैंक अकाउंट में लिखे थे. सो अब पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड बाय बैंक अकाउंट इन द कॉलम ऑफ H 40,000. कितना था 40,000 करेक्ट. देन इमीडिएटली इन बैलेंस शीट वी विल ऐड इट H कैपिटल अकाउंट 40,000. So 10,000 प्लस 40,000 आउटर कॉलम है 50,000. ये है बैलेंस शीट का एडजस्टमेंट. अगर आप लेजर में एंट्री करना चाहोगे तो फिर यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा टू H कैपिटल अकाउंट 40,000. नेक्स्ट, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 60,000. ओके, गुडविल ट्रीटमेंट कैसे करना है ये हम करेंगे वर्किंग नोट नंबर 3 में. एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26. गुडविल ऑफ द फर्म is rupees 60,000 and H share in partnership is 1/4. कंफर्म करेंगे कितना है एक बार. His share is what 1/4. Okay, so H share in goodwill is equal to 60,000 into 1/4 यानी कि हो जाता है 15,000. समझ में आ गया.
ये जो 60,000 है ये तीनों पार्टनर्स का गुडविल है, उसमें से पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा एच का शेयर कितना है। एच का शेयर है 15,000। ओके, नाउ दिस 15,000 डिस्ट्रीब्यूट इन सैक्रिफाइस रेशियो। कौन सा रेशियो में? सैक्रिफाइस रेशियो में। दोनों पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है एम एंड जी को। सो 15,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3 is 10,000. For G, 15,000 into 1 upon 3, which is 5,000. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे लिखना है? देखो, M एंड G आर शेयरिंग द गुडविल ऑफ H। H का जो भी गुडविल है वो M एंड G ले रहे हैं। सो क्रेडिट साइड बाय H कैपिटल अकाउंट इन द कॉलम ऑफ M एंड G, और यहां पे डेबिट साइड टू M कैपिटल अकाउंट, कॉन्ट्रा एंट्री हो जाता है यहां पे इन द कॉलम ऑफ H 10,000 5,000। ये हो गया एडजस्टमेंट पॉइंट नंबर 2। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता, गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर था, तो हम क्या कहते, न्यू पार्टनर का गुडविल डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट किए थे ओल्ड पार्टनर्स को। लेकिन यहाँ पे न्यू पार्टनर का कितना गुडविल है ये नहीं दिया, बट गुडविल वैल्यूड अमाउंट इज गिवन। जब गुडविल वैल्यूड देता है तो फिर आपको न्यू पार्टनर का शेयर फाइंड करना पड़ेगा। न्यू पार्टनर का कितना है गुडविल वो चेक कीजिए, देन न्यू पार्टनर का जो भी गुडविल आता है उसको ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन विच रेशियो? सैक्रिफाइस रेशियो। देन पॉइंट नंबर सी, डेप्रिसिएट फर्नीचर बाय 10%। सो हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे 10%। सो 2,500 आता है, 25,000 इंटू 10% इज 2,500, आउटर कॉलम 22,500 बचेगा। अगर आप अमाउंट ऑब्जर्व करोगे, पहले 25,000 था, अब है 22,500, सो द फर्नीचर वैल्यू इज डिक्रीजिंग। इफ असेट वैल्यू डिक्रीजेस, वी नो दैट वी शुड टेक इट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट साइड। ओनली द डिक्रीज्ड अमाउंट, ये जो है ना यहाँ पे 2,500, ओनली डिक्रीज्ड अमाउंट वी शुड टेक। नेक्स्ट, अप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 30%। बिल्डिंग को क्या करना है? अप्रिसिएट करना है। अप्रिसिएशन मतलब इंक्रीज, ऐड। सो आई राइट हियर ऐड अप्रिसिएट 30%। सो 40,000 इंटू 30% इज 12,000। ओके, सिंस इट इज अप्रिसिएटिंग, ऐड कीजिए 40,000 प्लस 12,000, अमाउंट इज 52,000। देखो, बिल्डिंग का ओल्ड अमाउंट था 40,000, न्यू अमाउंट है 52,000, सो द बिल्डिंग वैल्यू इज इंक्रीजिंग एंड वी नो दैट इफ एनी असेट वैल्यू इंक्रीजेस वी शुड टेक इट टू क्रेडिट साइड। ओनली इंक्रीज्ड अमाउंट, ये ओनली इंक्रीज्ड अमाउंट वी शुड टेक। नेक्स्ट, मेंटेन पीडीडी एट 10% ऑन डेटर्स। हमें डेटर्स के ऊपर पीडीडी चार्ज करना है 10%। $45,000। देखो, जब पीडीडी आया था लास्ट टाइम में आपको दो ऑप्शन बताया था, या तो आप पीडीडी कंपेयर करो या तो आप डेटर्स कंपेयर करो। व्हाट इज पीडीडी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड इट इज अ लायबिलिटी। ठीक है, अब देखो, क्या पीडीडी दिया था क्वेश्चन में? नो, इसका मतलब क्वेश्चन में पीडीडी था 0। पीडीडी इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, सो पीडीडी क्या है क्वेश्चन में? 0। लेकिन आंसर में कितना है पीडीडी? 5,000। सो पहले 0 था, अब 5,000 है। पीडीडी वैल्यू इज व्हाट? इंक्रीजिंग। पहले कोई पीडीडी नहीं दिया मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 0। आंसर में कितना है पीडीडी? 5,000। सो 0 से लेके 5,000 मतलब पीडीडी क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। एंड वी नो दैट पीडीडी इज अ लायबिलिटी, सो इसलिए इसको लिखना पड़ेगा डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अमाउंट इज 5,000। ठीक है, अगर आप अमाउंट कंपेयर करोगे, सो बैलेंस शीट में पीडीडी नहीं था, सो डेटर्स अमाउंट है 50,000। पहले 50,000 था, डेटर्स अमाउंट अब 45 है। सो डेटर इज असेट एंड असेट वैल्यू इज डिक्रीजिंग। अगर असेट वैल्यू डिक्रीज हुआ तो इसको कहाँ पे लिखना पड़ेगा? डेबिट साइड लिखना पड़ेगा। दोनों साइड, पीडीडी साइड, डेटर साइड, ट्रांजैक्शन का
जो ट्रीटमेंट है वो सेम आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड ऑल द ट्रांजेक्शंस। ओके, वी हैव एंटर्ड ऑल द ट्रांजेक्शंस। नाउ वी विल क्लोज द अकाउंट्स वन बाय वन। फर्स्ट वन, revaluation account. We know that revaluation account amount is more on credit side. 12,000 है टोटल। 12,000 में से ये दोनों माइनस करेंगे, सो बैलेंस बचेगा 4,500। 12,000 माइनस 2,500 माइनस 5,000। सो ये 4,500 जो अमाउंट है इसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंड इट इज कॉल्ड एज प्रॉफिट। This profit we should distribute to old partners M and G. Okay, so 4,500 उनका रेशो था 2/3 एंड 1/3। सो यहाँ पे 3,000 एंड 1,500 अमाउंट आ जाता है। ए प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड हम लिखे थे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड प्रॉफिट अमाउंट ट्रांसफर करेंगे एंड वी शुड राइट इट एज बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। एम अमाउंट इज 3,000, जी अमाउंट इज 1,500 हो गया ट्रांसफर। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टोटल करेंगे। ऑब्जर्व करो डेबिट साइड ट्रांजैक्शंस बहुत कम है, यस और नो। सो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो पहले क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। ओके, एम का टोटल है 1,06,000। ओके, नाउ जी का टोटल 65,500, एच का है 40,000। सो 1,06,000, 65,500 एंड 40,000। अगर डेबिट साइड अमाउंट है तो माइनस कीजिए, अगर नहीं है तो सेम अमाउंट ले लीजिए। एम एंड जी का कुछ भी अमाउंट नहीं है, सो आई विल टेक द सेम अमाउंट। लेकिन जी का अमाउंट है, सो 40,000 में से 10,000 और 5,000 दोनों माइनस करो, बचेगा 25,000। एंड व्हाट आर दीज अमाउंट्स? दीज अमाउंट्स आर क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंस कैरी डाउन है ना, ये क्लोजिंग कैपिटल हो जाता है। लास्ट स्टेप आफ्टर कंप्लीटिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नाउ वी हैव टू क्लोज न्यू बैलेंस शीट। जो क्लोजिंग कैपिटल्स हैं इसको हमें लेना पड़ेगा न्यू बैलेंस शीट में। एम जी एच 1,06,000, 65,000, 25,000। सो टोटल हो जाता है 1,96,000। ओके, चलिए लायबिलिटी साइड एंड असेट साइड का टोटल करेंगे। सो यहाँ पे टोटल हो जाता है 2,19,500 ऑन लायबिलिटी साइड। असेट साइड एक बार चेक करेंगे आप। Okay, it is 2,20,000. We will check the amounts this side. Yeah, this side is also 2,20,000. Liability side भी है total 2,20,000. Balance sheet is tallied. So we have completed two questions. Admission of a partner question number 27 and 28 दोनों हो गया। हाँ, एक ट्रांजेक्शन बचा था, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि वी नो दैट बैंक वी हैव टू देयर आर टू ट्रीटमेंट्स। आप बैलेंस शीट में डायरेक्टली ले सकते हैं। बैंक का बैलेंस ऑफ 10,000 एज पर द बैलेंस शीट, देन न्यू पार्टनर का कैपिटल हम ऐड किए थे 40,000, आउटर कॉलम था 50,000। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में देखो
अगर आप वर्किंग नोट प्रिपेयर करोगे द टोटल इज 50,000, ओके, एंड देर आर नो अदर अमाउंट्स टू डिडक्ट हियर, सो वाट एवर अमाउंट इज रिमेनिंग, जो भी अमाउंट बचेगा 50,000 वो हम ले लेंगे क्रेडिट साइड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट वन, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, क्वेश्चन नंबर है 29।